हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इन सी के बारे में। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है क्या। इनफैक्ट हमें ये समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है। लेक्चर 2 में हमने आइडेंटिफायर्स पढ़ा है, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो आज हम जानेंगे इंस्ट्रक्शन क्या होती है और डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन आर कमांड फॉर अ कंप्यूटर दैट व्हाट अ कंप्यूटर हैज टू डू. तो इंस्ट्रक्शन को हम कमांड भी बोल सकते हैं. ये एक कमांड है, ये एक गाइडलाइन है कंप्यूटर के लिए, जिसमें हम उसे कहते हैं कि उसे करना क्या है. टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं. डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है. इंस्ट्रक्शन जैसे हम स्टेटमेंट या सेंटेंस बोलते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसे सेंटेंस बोलते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. इंस्ट्रक्शन कमांड होती है कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर को करना क्या है. इंस्ट्रक्शन के 4 प्रकार होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं. डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. अब आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डेटा टाइप. तो डेटा टाइप क्या होता है. सी लैंग्वेज में 5 कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम डेटा टाइप भी बोलते हैं. डेटा टाइप इसके अलावा भी हो सकते हैं, पर वो हमें खुद को बनाने पड़ते हैं. लेकिन एज अ बिगनर डेटा टाइप हमारे लिए 5 हैं: इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड, जिनमें से हम पहले शुरुआत के 4 का ही इस्तेमाल करेंगे. वॉइड का मतलब हम फंक्शंस चैप्टर में समझेंगे. हमने पढ़े थे कीवर्ड्स. हम जानते हैं सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं. पिछले लेक्चर में हमने इस पोर्शन को कवर भी किया था. ऐसे शब्द जो कीवर्ड हैं और डेटा टाइप भी हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं. पिछले लेक्चर 2 के चार्ट में मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है. आप अगर लेक्चर 2 के बिल्कुल एंड पार्ट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है उन 5 कीवर्ड्स को जो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी है. अब आइए जानते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है. इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द डेटा टाइप दैट यू ऑल्सो फाइंड इन द कीवर्ड्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे डेटा टाइप जो कीवर्ड के रूप में मिलते हैं, उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं. देखिए वो चार्ट यहाँ पर मैंने एक बार फिर से हाईलाइट किया हुआ है. यहाँ पर ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड डेटा टाइप्स हैं, कैर, फ्लोट, डबल, इंट, वॉइड, ठीक है, ये कीवर्ड्स जो रेड कलर में हाईलाइटेड है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. अब हम लोग जानते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में. डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे पहले लाइन में लिखा हुआ है इंट ए कॉमा बी असाइन 5. जब भी कंपाइलर इस तरह की लाइन हमारे प्रोग्राम में देखेगा तो वह समझ जाएगा कि यह डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, जिसका पहला शब्द कोई डेटा टाइप ही होना चाहिए. एक लाइन में आप एक से ज़्यादा डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते और पहला शब्द डेटा टाइप ही होना चाहिए. जैसे पहली लाइन में लिखा है इंट. कंपाइलर जब इसे देखेगा तो कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि अब आप वेरिएबल बनाने वाले हैं. हमने पिछली लेक्चर में पिछली क्लास में वेरिएबल क्या होते हैं यह भी समझा था. वेरिएबल मेमोरी में लोकेशंस को दिए गए नाम हैं जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे. एक प्रोग्राम बनाते वक्त हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि इस प्रोग्राम में हमें कितने डेटा को हैंडल करना है. जितने डेटा को हमें प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करके रखना है, उन्हें वेरिएबल्स में स्टोर करना होता है. तो हमें डिसाइड करना होगा कि कितने वेरिएबल्स प्रोग्राम में बनाए जाए. डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम ये तय करते हैं कि कितने वेरिएबल्स हमें बनाने हैं. मीन्स कंपाइलर को इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देख के ये पता चलता है कि कुल मिला के कितने वेरिएबल आपके प्रोग्राम में बनने चाहिए. जैसे इस पहले लाइन में हम 2 वेरिएबल बना रहे हैं और ए और बी वेरिएबल को मेमोरी में कुछ जगह मिल जाएगी. इस तरीके से हम फ्लोट के यानी दूसरी वाली लाइन में देखें तो फ्लोट के दूसरा वेरिएबल हमने बनाया, पर इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हमने फ्लोट डेटा टाइप इस्तेमाल किया है.
आप देख सकते हैं इन चारों स्टेटमेंट में हमने अलग अलग डेटा टाइप का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ इंट, यहाँ फ्लोट, यहाँ कैर, यहाँ डबल, जिससे कि हमें इन सब में फ़र्क भी समझ में आ सकता है। कॉमन बात यह है कि कोई भी डेटा टाइप हो, इन सब में से वेरिएबल बनाना इनका मकसद है। लेकिन ये अलग अलग डेटा टाइप हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है इसको हमें समझना है। यदि इंट लिखा है तो उसकी मदद से बनने वाले वेरिएबल 2 बाइट्स मेमोरी लेंगे। हम डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर पर ये सब पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई भी यहाँ कंफ्यूज ना हो। विंडोज़ बेस्ड आर्किटेक्चर में इंट वेरिएबल का साइज 32 बिट होता है, यानी 4 बाइट्स, जबकि यहाँ पर डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर में इंट वेरिएबल का साइज 2 बाइट्स होता है। तो ए वेरिएबल को भी 2 बाइट्स मेमोरी मिली और बी वेरिएबल को भी 2 बाइट्स मेमोरी मिली, लेकिन फ्लोट की मदद से बनने वाले वेरिएबल को 4 बाइट्स मेमोरी मिलती है। इसी तरह कैर की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स को 1-1 बाइट मेमोरी मिलती है। डबल की मदद से बनने वाले वेरिएबल को 8 बाइट्स मेमोरी मिलती है, यानी कि 8 बाइट्स। तो इन चारों स्टेटमेंट को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ टोटल 6 वेरिएबल बन रहे हैं, जो हैं ए, बी, के, सी, एच, एम, D1। ये है कुल मिलाकर 6 वेरिएबल्स। इंट की मदद से बनने वाले वेरिएबल में इंटीजर कांस्टेंट स्टोर होता है। फ्लोट और डबल की मदद से बनने वाले वेरिएबल में रियल कांस्टेंट स्टोर होता है, यानी ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट लगा हो। कैर की मदद से बनने वाले वेरिएबल में कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर होता है। हम अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हमने बी को बनाते वक्त हमने उसमें 5 असाइन भी किया है। यहां पर आप देख सकते हैं बी असाइन 5। पहली लाइन में लिखा है b इज इक्वल टू 5, दैट इज b असाइन 5। इसको इक्वल टू नहीं कहते हैं, इसको असाइन बोला जाता है। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये जो इक्वल टू का सिंबल आप देख रहे हैं, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। नॉर्मल भाषा में तो हम इसे इक्वल टू बोलेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हम लोग इसे असाइन बोलेंगे। सी लैंग्वेज में इक्वल टू किसी और चीज़ को बोला जाता है। हम यहाँ पर 5 को बी में स्टोर करा रहे हैं। अगर हमने बी में 5 स्टोर किया है तो ए में क्या रखा हुआ है? ए में अनप्रेडिक्टेबल नंबर है। ये जो ए है इसके अंदर में अनप्रेडिक्टेबल नंबर है। जब भी हम किसी वेरिएबल को बनाते वक्त अगर इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू रखी होती है वो हमने नहीं रखी, इसीलिए वो अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसी वैल्यू को गार्बेज वैल्यू कहते हैं। इनिशियलाइज कराने का मतलब होता है उसका नामकरण करना या उसको किसी चीज़ को पहचान देना ताकि वो आइडेंटिफाइबल हो। तो सभी वेरिएबल जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है उनमें गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। हम डिक्लेरेशन के बाद भी वेरिएबल में वैल्यू रख सकते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डिक्लेरेशन करते वक्त ही वैल्यू इनिशियलाइज करें। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपाइलर के लिए होते हैं ताकि कंपाइलर को वेरिएबल का नाम का पता चल सके और पूरे प्रोग्राम में अगर इन नाम को इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर को उसका मीनिंग समझ में आ सकेगा। तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं। इनके अलावा जो भी लाइंस प्रोग्राम में लिखा जाता है उन्हें एक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है। और सी लैंग्वेज में यह रूल है कि हर ब्लॉक में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एक्शन स्टेटमेंट के पहले ही होना चाहिए। आप एक्शन स्टेटमेंट पहले और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे तो एरर आएगी। ये सी लैंग्वेज का रूल है। C++ का रूल थोड़ा अलग है, वहां पर हम एक्शन स्टेटमेंट के बाद भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।